नमस्कार साथियों, आज मैं उत्तराखंड आया हूँ। उत्तराखंड में हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उनकी यहाँ एक छोटी सी डेयरी है। और छोटी सी डेयरी अपनी यूट्यूब पे वो टैगलाइन तो देखी होंगी, 1 महीने में 5 लाख की इनकम, 2 लाख की इनकम, 1.5 लाख की इनकम एक डेयरी से। साथियों, डेयरी के साथ क्या कुछ है वो ज़रूरी है, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि डेयरी के साथ साथ हम कर क्या रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा, जैसे कि आप डेयरी मेरी दिखा रहे हैं, उसके साथ साथ थोड़ा बराबर में हटके भी दिखाएं। ये मक्खन ग्रास लगा हुआ है, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ये मक्खन ग्रास है। ये जो आप देख पा रहे हैं नेपेरियर ग्रास है। सामने आप देख पा रहे हैं जई, पालक, बरसीम सारे कुछ है। और बिल्कुल इससे 10 कदम दूर अपनी डेयरी है। डेयरी में एक तो ट्रांसपोर्ट का, जो हरे चारे का ट्रांसपोर्ट है, वो हमारा ख़त्म हो गया, यानी कि किसी भी प्रकार का नहीं रहा। अब बात ये आती है कि डेयरी के साथ साथ हमें अलग से क्या कुछ करें कि जिससे अच्छा मुनाफा मिल सके और हमारी डेयरी माइनस में ना जा पाए। उसी के लिए उत्तराखंड में आज हमारे किसान भाई हैं, हम उनसे पूछेंगे, उनकी डेयरी है और उन्होंने किस तरह से डेवलपमेंट किए, मैं आपको वो दिखाना चाहूँगा। और वो हमें बताएंगे कि किस तरह से इसको एक मुनाफे का सौदा बनाया जाए और 101% इसको लाभ में अर्जित की जाए। तो स्ट्रक्चर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये सामने जो अभी सिस्टम देख पा रहे हैं यहाँ पे, नॉर्मली आपने देखने में यूँ लग रहा होगा आपको ये कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री है, बहुत बड़ा गोदाम है, लेकिन साथियों बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। बिल्कुल आप कर सकते हो ये चीज़। कैसे करेंगे उसी पे अपने सारी चर्चा करेंगे। तो किसान भाई हमारे साथ हैं और वो हमें बताएंगे कि ये प्रक्रिया किस तरह से अपने करनी है ताकि अपने अधिक लाभ ले सके। उससे पहले मैं दिखाना चाहूँगा डेयरी फार्म के जो अपने पशु हैं। तो आप पशु देख सकते हैं, जैसे कि वीडियो में भैंस बंधी हुई है। तो भैंस के नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हैं काऊ मेट भी लगे हैं, ताकि इनमें भैंस में खुर से संबंधित कोई भी बीमारियां ना हो। क्योंकि अगर आपके पशु में खुर से संबंधित बीमारी है, आपका बजट बिगड़ जाएगा, आपके पशु परेशान हो जाएंगे, व्यवस्था बिगड़ जाएंगी, आपकी मेहनत बढ़ जाएगी। इनको धुलाई करना, सफाई करनी बिल्कुल सिंपल और आसान है। आगे जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि अच्छी नस्ल की अपने पास पशु होने ज़रूरी हैं। चाहे आप किसी भी लाइन में काम कर रहे हो, चाहे गाय में कर रहे हो, चाहे भैंस में कर रहे हो, लेकिन एक अच्छी नस्ल होनी ज़रूरी है। और अच्छी नस्ल मैं उसको मानता हूँ जो अपने क्षेत्र की है। अपने क्षेत्र की जो बढ़िया नस्ल की गाय भैंस जो भी हो, आप रखना चाहें उसे रख सकते हो। अच्छी नस्ल का बेनिफिट ये है कि एक तो उनमें दूध की क्वालिटी अच्छी होती है, एक आपके क्षेत्र के अनुसार वो सर्वाइव कर सकती है, और दूसरी बात यह है कि उनमें 365 दिन मिल्क देने की क्षमताएँ होती हैं। अगर आप दूसरी नस्ल पे या क्रॉस नस्ल पे कार्य करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी और फिर आप कहीं ना कहीं मात खा जाएंगे। यानी कि आप बाहर से, दूसरे राज्य से अगर कोई पशु आप इंपोर्ट करते हैं, अब मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं, जैसे अभी हम लोग गुजरात से यहाँ उत्तराखंड में गिर गाय ला के फार्म स्टार्ट करेंगे, तो वो गाय यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएगी और वो कहीं ना कहीं मिल्क इल्ड में अपनी जो प्रोडक्शन हमें जितना देना है वो उतना नहीं दे पाएगी, और जिसके कारण हमारी पहली स्टेप में मात खा जाएंगे, यानी कि दूध की क्वांटिटी में मात खा जाएंगे। तो इसलिए साथियों आपको वो देखना है कि आपके क्षेत्र के अनुसार कौन सी बेस्ट चीज़ें हैं, कौन सी एनिमल्स आपके लिए बेस्ट रहेगा, उसी का आपको चयन करना है और उसके अनुसार आपको डेयरी फार्म शुरू करना है। तो डेयरी फार्म के साथ साथ मैं आपको बताऊं कि किस तरह से आपको आगे कार्य करना है। हालांकि आप अगर डेयरी फार्म शुरू करते हैं तो आपको घर के पूरे सदस्यों को या घर की जो महिलाएं हैं उन्हें भी डेयरी में ज़रूर शामिल करना है, क्योंकि जितने पशु घर की महिलाएं अच्छी तरह से देख रेख कर सकती हैं, शायद ही उतना कोई दूसरा कर पाएगा। क्योंकि घर की जो महिलाएं हैं वो उनसे, पशुओं से उनके जो संबंध हैं वो पुराने संबंध रहे हैं और वो उनकी फीलिंग समझ सकती हैं कि भाई इन्हें किस टाइप के हरे चारे की ज़रूरत है, इन्हें अब ठंड लग रही है या इन्हें अभी गर्मी लग रही है। वो सारी चीज़ें उन्हें समझ में, कहूँ कि एक पुरुष फार्मर के बजाय महिला फार्मर को, डेयरी फार्मर को, किसान को ज़्यादा समझ में आती है। तो ये सिस्टम सारे जानेंगे हम भाई साहब से जिन्होंने ये यहाँ उत्तराखंड में लगा रखा है। तो वीडियो में जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये इस तरफ किसान भाई का घर है और इस तरफ डेयरी फार्मर, यानी कि दोनों एक साथ हैं। इस तरफ खेत है, तीनों एक जगह, यानी कि एक तो हरे चारे का जो ट्रांसपोर्टिंग है वो बच गई है। तो किसान भाई हमारे साथ, हम इनसे नाम और एड्रेस के साथ आपको परिचय करवाते हैं। अगर आप इस तरह का फार्म विजिट करना चाहते हैं तो आपके लिए मददगार साबित होगा। बताइए सर। मैं उमेश भट्ट और उत्तराखंड में नैनीताल ज़िले के लालकुआ बिंदुखत्ता क्षेत्र से हूँ। ये हमारा तराई भाबर का क्षेत्र है जो प्लेन एरिया आता है, करीब
हमारे यहाँ से 30 किलोमीटर के बाद काठगोदाम के बाद पहाड़ शुरू होते हैं। तो ये क्षेत्र काफ़ी उपजाऊ और जो लगभग आप ये समझ सकते हैं कि ये इधर का जो खेती बाड़ी लगभग पंजाब हरियाणा की तर्ज पे यहाँ पर ज़मीनें हैं, डेवलपमेंट क्षेत्र है। हाँ लगभग उसी तरह का एक वो है। तो अच्छी फसलें होती है, अच्छा चारा होता है, पशुपालन की बहुत ज़्यादा यहाँ पर संभावनाएं हैं और एक काफ़ी अच्छा मतलब यहाँ के लोग, चाहे हम हैं चाहे और लोग जो हमारे पहाड़ के रहने वाले लोग हैं, इस काम से पशुपालन से हम कई पीढ़ियों से इसे करते आ रहे हैं। तो ये हमारे लिए बिल्कुल बड़ा मुफीद ये यहाँ का वातावरण कह लीजिए चारेदानी के हिसाब से, और मार्केट भी अच्छा अगर करना चाहें तो। सर एक्चुअल में क्या है कि बहुत से यूट्यूब पे मैंने वीडियो देखे हैं कि एक महीने में 5 लाख रुपए कमाई और 4 गाय से 5 लाख रुपए कमाई, वो कैसे संभव है या नहीं है? नहीं वो तो खैर बहुत सारी चीज़ें, उस पर मुझे बहुत ज़्यादा उस पर तो नहीं जाऊँगा मैं, लेकिन होता क्या संदीप जी, कई बारी जैसे मैं इस सेक्टर में काफ़ी साल से हूँ और मैं इसी में डेयरी टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा भी हूँ और रोज़ नई चीज़ें सीखता रहता हूँ, करता रहता हूँ। प्रैक्टिकली अपने आप को भी सारा हम लोग देखते हैं कैसे किस चीज़ को हम कैसे की R&D वगैरह अपने स्तर पे करते रहते हैं। तो लेकिन देखा कि वो जब नए लड़कों को जब मैं देखता हूँ 25-30 साल के बच्चे जब इसमें आते हैं, अच्छी पढ़ाई लिखाई करके आते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बाद वो यूट्यूब से इतना ज़्यादा इंस्पायर होते हैं कि अगर उनको कोई चीज़ बताने लगो, कोई चीज़ समझाने लगो, तो वो हमें ये बताने लगते हैं कि अरे आपने तो बोला एक बड़े कम दूध की गायें रखी हैं, 30, 40, 50 लीटर दूध से नीचे को तो गाय पालने में कोई फ़ायदा ही नहीं है। आप पंजाब से गाय क्यों नहीं लेके आए, हरियाणा से भैंसें क्यों नहीं लेके आए? मैंने कहा आपको कैसे पता वहाँ इतनी अच्छी मिलती है रहती? बोला हमने यूट्यूब में देखा था और वहाँ देखी थी 2-2 लाख की भैंसें हैं, 3-3 लाख की भैंसें हैं। तो ये क्या है कि वो पता नहीं वो किस तरह का एक भ्रमजाल से, हालांकि होता है, ऐसा नहीं है कि लोग जो काम कर रहे हैं वो अच्छा एक उसमें मेहनत भी करते हैं, खिलाते भी हैं, सब कुछ है, वो उस पे पूरी तरह से ढल चुके हैं और सारी चीज़ें अपने हिसाब से मैनेज कर लेते हैं। लेकिन अगर हम केवल उनकी देखा देखी करके अगर भैंस खरीद के ले आए ना, तो वो यहाँ आके कंडम हो जाएगी। सर वो यहाँ आके कंडेम ना हो उसके लिए अपने डेयरी में चलते हैं, आपकी भैंस भी देखेंगे और आप हमें बताएं कि वो फार्मर जो युवा आज के टाइम में 20 से 25 लाख रुपए लगा के अगले 3 साल बाद वो घर बैठ जाता है और अपने फादर साहब से कहता है पापा मैं तो कोई दूसरा बिजनेस करूँगा, उससे कैसे निजात पाए और कैसे मुनाफा लें? क्योंकि अभी मैं आपकी देख पा रहा हूँ जैसे जो दोनों भैंस है शानदार है, A1 है, यानी कि हरियाणा के मुकाबले की है, और आप कह रहे हैं हरियाणा से नहीं लेके आने, फिर कैसे आपने तैयार की? देखिए संदीप जी, मैं आपको बताऊं, ये जो हमारी गायें हैं और ये जो भैंस हैं, आप इसमें देखेंगे केवल मेरी परचेज की हुई केवल एक ही भैंस है। ठीक है। ये जो सबसे पहले नंबर पे खड़ी है, और ये भी हमने आज से 4 साल पहले परचेज की थी। 3 बार इसने हमारे यहाँ बच्चा दे दिया है और चौथी बार में अभी इस बार थोड़ा सा किसी वजह से इसे अबॉर्ट कर गई है। बाकी ये सारे हमारे घर के ही बच्चे तैयार हुए हैं। ये मेरे पास चौथी पीढ़ी में है। और जो हमारी लोकल उत्तराखंड लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड जो ULDB है, ULDB के सेमन से ही ये कटिया है उसकी। हालांकि उस समय हमें इतनी जानकारी नहीं थी कि इसका फादर कौन है, लेकिन इसकी जो माँ है वो भी हमारे पड़ोस में हमने सेल की थी, वो आज भी वहाँ खड़ी है। चौथी पीढ़ी में ये, इसकी बेटी 5वीं पीढ़ी में ये हमारी कटिया 15 महीने की है। ठीक है। ये थोड़ा सा मारती है। ये 15 महीने की कटिया है और काफ़ी अच्छा इसका ULDB का 505 नंबर बुल है, उसकी बेटी है। दूसरा, हम लोग क्या करते हैं कि अमूमन यहाँ जानकारी नहीं होती कि हम किस नस्ल की भैंस पाल रहे हैं, उसको कौन सा टीका लगाना है और बुल का सिलेक्शन कैसे करें, क्या करें। और जो जैसे AIT आता है उससे भी हमने पूछना चाहिए भाई गाय हमारी इस नस्ल की है और इतने दूध की है, तो उसको आगे उसका बच्चा और ज़्यादा दूध का आए तो उसके ऊपर हम कैसे काम करें, कैसे वो करना है। तो ये चीज़ें तो सीखनी भी पड़ेंगी, देखनी पड़ेंगी। आजकल YouTube एक अच्छा माध्यम है, YouTube के माध्यम से जानकारी तो ले ही लेनी चाहिए। हालांकि अगर बहुत ज़्यादा उस पर ना भी जाएँ कि 4 गायों से अगर 5 लाख ना भी कमाने का देखें, वो देखनी चाहिए। तो हम लोगों ने अभी जो भैंसें हमारी वो HLDB से हमने उनको सेमन लगाना शुरू किया है। तो HLDB का 70-577 जो बुल है, काफ़ी फेमस बुल है, उससे हमारे 8वें महीने में प्रेग्नेंट है जो भैंस अभी आपको दिखाई थी। उससे पहली भैंस जो मैंने बताया 3.5 महीने में जो अबॉर्ट कर गई थी, वो HLDB का ही 10-26-99 जो बुल है, वो भी काफ़ी अच्छा फेमस बुल है, वहाँ का काफ़ी अच्छा ब्लड लाइन का है, तो उससे प्रेग्नेंट है। तो ये चीज़ें धीरे धीरे हमें, देखिए 1.5-2-3 लाख रुपए की भैंस नहीं लानी। जो हमारे घर में जो बच्चा, अब ये 15 महीने की कटिया है,
और इसने 2 महीने मात्र अपनी माँ का दूध पिया है, उसने इसको दूध नहीं पिलाया। उसके बाद वो थोड़ा हटने लगी, तो जो हम पनीर बनाते हैं तो पनीर का जो पानी फेंक दिया जाता है, उस पानी को पिला करके इसको जो प्रोटीन की ज़रूरत थी वो पूरी हो गई है। और मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत, अगर उस लेवल के हरियाणा के लेवल की नहीं भी हुई तो उत्तराखंड के हिसाब से काफ़ी अच्छी गए। नहीं सर, अभी आज की बात करूं तो बॉडी स्ट्रक्चर में वास्तव में आपकी बाकी सबको फेल करेगी। हाँ। बेस्ट चीज़ है, ऐसी बात नहीं। तो वो यही है कि हमें उसमें कैसे हम उसकी कॉस्ट कटिंग कैसे करें और जिससे पशु को भी न्यूट्रिशन मिले। लोग मिनरल मिक्सचर को कब खिलाते हैं, जब उसको वेटरी डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब करता है तो 1 किलो 2 किलो का पैकेट लेके आते हैं, उसको दवा की तरह खिलाते हैं। तो मिनरल मिक्सचर सारे पशुओं को जब 3-4 महीने से बाद जब बच्चा दूध पीना छोड़ देता है, उस दिन से लेकर के जब तक आपके खूंटे पे है तब तक आप दिन के एक ही टाइम भले ही दीजिए, मिनरल मिक्सचर ज़रूर दें। ये हम सारे लोगों को भी बोलते हैं कि उसकी ज़रूरतें, जो आज क्या हो रहा है, हमारे खेती को रेस्ट नहीं मिल रहा। हमने गेहूं की फसल काटी, इधर गेहूं की मड़ाई नहीं हुई होती, पूरी गेहूं अंदर नहीं गया होता, उधर हम उसमें मक्का बो देते हैं चारे के लिए। वो मक्का कटा, उसके बाद हम उसमें गन्ना लगा देते हैं या लाई बो देते हैं। ये कुछ ना कुछ, मतलब हम खेत को हफ्ता भर का रेस्ट नहीं दे रहे। तो उसमें क्या होता है कि जब खेत को, अपनी मिट्टी को, जब उसको रिजुवनेट करने का टाइम नहीं मिलेगा तो उसमें कैसे पोषण आएंगे, कैसे पोषक तत्व तो फसलों में जाएंगे या चारे में जाएंगे। तो उसके लिए हमें उस न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करने के लिए जो खनिज लवण जो ज़मीन से आने थे वो नहीं, अगर उसमें चारे में आ रहे हैं तो अलग से देने ही पड़ेंगे हमें। अब सर बात ये आती है कि जैसे भी नया युवा, जैसे आपने बताया कि भी 20 से 25 साल वो बोला यूट्यूब पे वीडियो देख के डेयरी फार्मर स्टार्ट कर लेते हैं, तो डेयरी फार्मर के साथ दूध से तो जाहिर सी बात है आज के टाइम में दूध के भाव नहीं है। हाँ। लेकिन भाव ना होने के कारण भी आप इतने कम पशुओं से एक सक्सेसफुल डेयरी फार्मर बने हुए हो और क्षेत्र में आपका नाम भी चल रहा है बिना ब्रांड के, वो कैसे संभव हुआ? वो देखिए, उसके लिए क्या होता है कि ब्रांड तो, जहाँ तक मैं समझता हूँ, ब्रांड की बात यह है कि आप एक लेवल पे, जब आपको कोई जानता नहीं है, आपने उस मार्केट में जाना है, तब आपको ब्रांड की ज़रूरत होती है। और ब्रांड बनाना, ये करना, ये बहुत एक आगे की चीज़ है। लेकिन छोटे, आप जहाँ हैं, आपके पास 10 लीटर दूध है, वो 10 लीटर दूध यूनिक होना चाहिए। आपके पास कम से कम ये हो कि 2-4 किलोमीटर दूर से लोग आए कि उसके पास दूध मिलेगा तो प्योर मिलेगा, साफ़ मिलेगा, शुद्ध मिलेगा। तो वो ब्रांडिंग तो आदमी कर सकता है ना, उसके लिए किसी लोगों की, इसकी लेवल की ज़रूरत नहीं होती, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और अपना मेहनत करें और ईमानदारी से। दूसरा क्या होता है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो हम लोगों को, मैं खुद भी मतलब एक इस काम में थोड़ा बहुत जो भी जानकारी रखता हूँ बताने की कोशिश करता हूँ। जो दूध को जब हम निकालते हैं उससे पहले हमें, कई लोग क्या करते हैं कि ऐसे ही बैठे और दूध निकाल लिया। एक बाल्टी में अलग से उसको पानी रखें, दूध का बर्तन बिल्कुल धो के साफ़ करके सुखा करके रखें और उसमें दूध निकालें। उसके बाद भी फिर भी अगर कोई वो रहता है, उसके पहले तो उसका अडर वडर पूरा धो लें, अगर पॉसिबल हो तो नहला लें पशु को। उसके बाद दूध निकालते हैं तो तुरंत उसको छान लें। 20 रुपए की छन्नी आती, कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं है। अच्छा, दूसरा, इनके साथ मेरा लगाव है, ये भी होना ज़रूरी है। अगर आपको पशुपालन डेयरी सेक्टर में अगर करना है तो जब तक इनसे आपका लगाव नहीं होगा और इनका आपके प्रति और आपका इनके प्रति लगाव नहीं होगा, दिल से नहीं होगा, तो आप इस काम को पहले तो कर नहीं पाएंगे। करेंगे तो आधे मन से करेंगे। तो आप इसको देख सकते हैं, ये बिल्कुल हमारे बच्चों की तरह हम इनको रखते हैं और उसी तरह ये हमारे साथ भी बिल्कुल फेमिलियर रहते हैं। और मैं थोड़ी देर आपसे बात करता करता अगर आप इसको देखेंगे तो ये सो जाएगी। तो ये रहता है, चल सो जा, तू सो जा, चल। तो ये है संदीप जी, इसमें क्या है कि आपको, वो कहते हैं ना कि एक हद तक डूब के आपको करना है। अब ये देखिए, आपके सामने मैंने आपसे कहा था, ये असल में क्या है कि अटैचमेंट है। और जब तक ये सब चीज़ें नहीं होंगी ना, आप केवल इसको, हम इसे बिज़नेस की तरह नहीं लेते, ये हमारा पैशन है और एक तरह से हमारी लाइफस्टाइल का एक हिस्सा है और बिजनेस भी है, दोनों चीज़ है। अब बिज़नेस तो फिर देखिए ना, वो तो जब आप काम करेंगे, अच्छे से कर रहे हैं, अगर उसको मैनेजमेंट के साथ कर रहे हैं, इनका भी ध्यान रख रहे हैं, वो तो ये भी फिर आपको छोड़ेंगे नहीं, ये भी कुछ ना कुछ देंगे आप। हाँ, दे के जाएंगे। तो साथियों, एक अगर आप अच्छा बिजनेस लेना चाहते हैं डेयरी फार्मर के साथ साथ है, डेयरी काम के साथ साथ आप ये चाहें कि हम दूध बेच के कमा सकते हैं, तो संभव नहीं है। इनकी दिल की गहराइयों के साथ आपका इनका संबंध होना चाहिए और आपकी और इनकी रूह मिलनी चाहिए। कई बार आपने देखा होगा, गाय का बच्चा बड़ा शांत होता है, वो आपके ऑर्डर पे हाथ लगाने देगा, सब कुछ करने लगा। भैंस के बच्चों में थोड़ा सा शुरुआत में हो रहे थे, लेकिन क्या है कि अगर आप इनके साथ बिल्कुल फैमिलियर हैं तो इनके साथ कोई परेशानी नहीं होती है। आप ये देखिए, बिल्कुल इसके ऑर्डर पे मैं हाथ लगा रहा हूँ, इसके थन को आप देखिए खींच रहे हैं, इनको बिल्कुल वो मस्ती करती हैं। तो ये अटैचमेंट भी ज़रूरी है।
अच्छा सर, आपने जो यूनिट लगा रखी है जी। उस यूनिट के कारण आपको ज़्यादा बेनिफिट हुआ है या पशुओं के मतलब बेनिफिट पहला स्टेप आपका कहाँ रहा? देखिए, बेनिफिट का तो ऐसा है कि जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि मैं बाय एजुकेशन भी एक डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट हूँ, तो ये तो हमेशा से था कि केवल पशुओं का दूध बेच के तो आप पैसा नहीं कमा सकते। अगर मान लीजिए आप पशुपालन ही करना चाहते हैं, यूनिट भी हर बंदा नहीं लगा सकता, तो उसमें क्या है कि कई बार क्या होता है ना, सबसे 99% लोगों का होता है कि गाय दूध देगी तो हम कमाना शुरू करेंगे। तो हम ये कहते हैं कि आप गाय से हर साल एक बच्चा लेने की कोशिश कीजिए। गाय अगर बच्चा देगी तो दूध तो ऑटोमेटिक आएगा, क्योंकि दूध उसने अपने बच्चे के लिए देना है। और उसको अगर आपने उसका ड्राई पीरियड में अच्छा मैनेजमेंट कर लिया, अच्छा खिला लिया, तो दूध भी अच्छा आएगा, बच्चा भी हेल्दी आएगा। साल भर में फिर दूसरा बच्चा आएगा, तब तक पहला बच्चा तैयार होगा। तो ये तो मतलब आपको दूध तो एक तरह से ये समझ लीजिए बोनस है। साथियों ने एक बात कही है, वो जजेस पॉइंट नोट, वो ये है कि ड्राई पीरियड में आपने अच्छा अगर खिला दिया तो मतलब एक्चुअल में हर लोग क्या करते हैं, जब दूध देती है ना उस समय तो अच्छा खिलाते हैं, लेकिन ड्राई पीरियड में कहते हैं यार कौन सी दूध दे रही है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने अगर ड्राई पीरियड में उसे अच्छी सी उसकी केयर की तो वो जल्दी भी आएगी, जल्दी मतलब आने वाले समय में और अच्छा दूध भी, बच्चा भी हेल्दी होगा ना। अभी देखिए, मैं कहता हूँ ना 14-15 महीने के एज में अगर ये है तो मतलब 20-24 मतलब 2 साल के अंदर अंदर कंसीव हो जाएगी। इस जाड़ों में अगर ये कंसीव हो जाती है तो एक वही कटिया अगर 4 साल 5 साल में हीट में आ रही है और एक कटिया जो है 2 साल में अगर आपकी पूरी तरह से तैयार हो गई तो आपके 2 साल बचते हैं। आप उसका रोज़ का अगर खर्चा जो मैंने पहले बताया था, आप अगर रिकॉर्ड कीपिंग करें, आप डेटा लिखना शुरू करें। डेटा की अगर सर बात करूं तो मेरे ख्याल से कम जिस दिन से पैदा हुआ है तकरीबन 1.5 साल तक तो उसका 100 रुपये पर डे का खर्चा है। जी, मैं अभी आपको इसका डेटा हम कैसे रखते हैं वो भी दिखाऊंगा अभी। ठीक है, चलिए सर अपने आगे आपके चलते हो। पानी लिया है, बाल्टी को बिल्कुल आप निथार लीजिए, पूरी तरह से सूखी हुई बाल्टी हो। थन में जितना भी इसके अडर में जो दूध है वो पानी लगा हुआ है, उसको पूरा पोंछ लीजिए। दूसरा क्या होता है, दूध निकालने में भी कई लोगों का ये होता है कि मिल्किंग का तरीका ठीक नहीं होता। अंगूठे से दूध निकालते हैं या फिर वो खींच के दूध निकालते हैं बहुत ज़ोर से। तो थोड़ा सा आपको सभी चीज़ें छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना होगा। अब हम इस तरह से पीछे के 2 थन पकड़ते हैं, जैसे हरियाणा पंजाब में हमने देखा है कि अगाड़ी पहले निकालते हैं, पिछाड़ी बाद में निकालते हैं। तो हम लोग इसको इस तरह से निकालते हैं और दूध दबा के निकालना है थन को। चप्पे रहो, इस तरीके से बिल्कुल जेंटल मिल्किंग, ना तो थन को बहुत खींचना है ना बहुत ज़्यादा दबाना है, बहुत आराम से दूध आता है। तो साथियों जैसे कि आप वीडियो में भी देख पा रहे हो, यानी कि एक प्रेम से मतलब इस तरह से प्रेस करना है कि मिल्क थन में से बाहर आ जाए और हाँ, और भैंस को भी किसी प्रकार की परेशानी ना हो, ताकि भैंस अगर अच्छे से दूध देगी तो जाहिर सी बात है 250, 300 या 500 ग्राम 500 ml बोल लो यार, 250 से 300 500 ml तक दूध ज़्यादा दे सकेंगी। अक्सर क्या है कि घर की जो महिलाएं होती हैं वो इस तरह से अंगूठे से दूध निकालती हैं, जो सबसे गलत तरीका है। सबसे गलत तरीका वो इसलिए, उन्हीं के कारण जो थन की जो समस्याएं आती हैं वो उसी कारण से मास्टाइटिस होने का सबसे ज़्यादा खतरा उसी से होता है। हाँ, तो ये बिल्कुल आप अगर उसमें देखेंगे, अगर आपका कैमरा कवर कर पा रहा है तो अभी जब अगले थनों पे हाथ लगाएंगे तब आप दिखाइएगा। लाइट ऑन कर ले, ये देखिए पूरी केवल मुट्ठी से और केवल वैसे ही प्रेस हो रहा है। अभी थोड़ा गर्मी पड़ने लगी है, कुछ मच्छर भी ये लगने लगे हैं। ये देखिए इस उंगली से नीचे को ऐसे पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ऐसे इसी सीक्वेंस में दबाते हुए लाना, और लास्ट में जब लास्ट उंगली से दबाएंगे तो दूध निकलता है इस तरीके से। ये देखिए,
तो साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि दूध कैसे निकालें। दूध की निकालने की अगर आपकी तकनीक गलत हुई ना, तो आप ये मान के चलो आपने एक गाय में या एक भैंस में आधा लीटर दूध, यानी कि 20 रुपये का तो नुकसान आपने एक दिन का डेली का वैसे ही कर लिया। और अगर आपके पास 5 पशु हैं तो मान के चलो 100 रुपये का नुकसान तो आपका डेली का वो रहा है। और अगर महीने की बात करें तो 3000 रुपये हुए, और साल की बात करूं तो राउंड फिगर में आंकड़ा बहुत बड़ा हो जाता है, सिर्फ एक दूध निकालने की तकनीक गलत से। तो हर चीज़ में आपको डेयरी फार्म में आपको हर चीज़ का ध्यान रखना होगा, छोटे से छोटे पॉइंट का ध्यान रखना होगा। और इसके साथ साथ मैं यूँ कहूँ कि हल्की फुल्की आपको एडवर्टाइजमेंट पे भी ध्यान रखना होगा, साफ़ सफाई पे भी ध्यान रखना होगा, रजिस्टर मैनेज और इसका जो रिकॉर्ड है वो भी मेंटेन रखना होगा। और विशेषकर यूँ कहूँ कि हर चीज़ का अगर आप रखेंगे कि भाई हमने इस महीने इसको कितना चोकर दिए हैं और चोकर में हमने क्या क्या दिए हैं, दाना हमने जो घर पे तैयार करे हुए उसमें किस प्रकार की मात्रा डाली है, गर्मियों के दाने अलग टाइप के तैयार करने हैं, सर्दियों के दाने अलग टाइप के तैयार करने हैं। क्योंकि गर्मियों में तो हमने जौ का महत्व देना है, सर्दियों में हमने बाजरी का महत्व देना है। भाई वो बाजरी सर्दियों में गर्म रहेगी, पशु को ठंड कम लगेगी, और गर्मियों में अगर हम जौ खिलाएंगे तो पशुओं को ठंडे रहेंगे, पशु आराम से बढ़िया दूध देंगे। तो वो सारी चीज़ें हमें मैनेज करके रखनी होगी। संदीप जी, एक चीज़ और, अभी हमने दूध निकाल दिया, उसके बाद भी इस थनों को धोना बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होगा, जो भी दूध इस पर लगा हुआ होगा वो इसके थनों से बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। मास्टाइटिस की संभावना है ये समझ लीजिए 99% कम हो जाएंगी। हो सके तो पोटेशियम परमैंगनेट और इस तरह के घोल आप लगा सकते हैं ताकि उसमें कुछ और बैक्टीरिया न पनपे। लेकिन अगर आप केवल साफ़ पानी से भी धो देंगे ना, फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आपका लगभग ये मान के चलिए 99% आपका मास्टाइटिस का खतरा कम हो जाएगा। अच्छा, अब इसी में एक और चीज़ है, ये हमने दूध निकाला और इसको 20 से 30 मतलब मिनट से पहले 1 मिनट से पहले 1 मिनट से पहले हमारा ये बर्तन में पहले से ही छन्नी लेके तैयार है। ये कोई बहुत महंगी नहीं आती, 20 रुपये की छन्नी आती है। आपको इसको छान लेना है तुरंत, जबकि दूध पूरी सफाई से दूध निकला है, लेकिन उसके बावजूद ये अगर आप 5 से 10 दिन 20 दिन अगर करेंगे तो रेगुलर आपकी रूटीन में ये चीज़ें हो जाएंगी। एक हफ्ता आप करेंगे तो आदत हो जाए। देखिए दूध में कुछ नहीं था, बिल्कुल साफ़ था, लेकिन हम फिर भी उसमें कोई, ये देखिए आप अगर इसको दिखाते हैं तो फिर भी थोड़ा बहुत देखिए ये रह गया। इतनी सफाई से निकालने के बाद भी कुछ रह गया है। तो ये छानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए कि हमने बहुत साफ़ कर दिया था, पानी डाल दिया था, ऊपर से कुछ नहीं गिरा था, तो भी कुछ ना कुछ आ जाता है जी। इसकी सर दूध को आगे आप कैसे प्रोसेस करोगे, इसकी अगली क्या प्रक्रिया रहेगी? वो बताता हूँ आज। चलिए सर, प्लांट पे चलते हैं, बल्कि सैंपल चेक करते हैं। चालू है। तो अगली जो प्रक्रिया रहेंगी वो अपनी ये रहेंगी, यहाँ के अब जैसे ये मैं अभी जो भैंस का दूध निकाला वो मैं लेके आ रहा हूँ। ये हमने दूध रखा, इसमें आपको मैं एक सैंपल के तौर पे दिखाता हूँ कि हम इसको कैसे करते हैं। देखिए इसका वज़न आ गया 4.39। इस पे अब हम एक इसका सैंपल ले लेते हैं। सैंपल हमने पूरा सा दूध को हिला करके पूरा लेना है। ये हमने जो स्टीरर होता है सबसे पहले इस पर लगाना है, ताकि ये सारा इसका झाग वगैरह या दूध जो है पूरी तरह से इसके बाद हम इसको एनालाइजर पे लगाते हैं। ये करीब 30 से 32 सेकंड का समय लेगा। इसमें हमारे को इसका फैट कंटेंट कितना है, एसएनएफ कितना है, इसमें इसकी डेंसिटी क्या है, इसके लैक्टोज कितना है, प्रोटीन कितना है और पानी की मात्रा कितनी है, वो सारी चीज़ें इसमें ये एनालाइजर हमें बता देता है। उसके बाद ये DPMCU यूनिट है, इस पर हमने इसके रेट सेट किए हुए हैं पर केजी फैट पर केजी एसएनएफ के हिसाब से। तो उसके बाद इसका क्या भाव बैठता है ये भी अभी बताएगा। अब ये देखिए फैट कंटेंट है 8.9, एसएनएफ है 8.8, डेंसिटी है इसकी 28.6,
प्रोटीन कंटेंट है 4.3, लैक्टोज है इसका 5.4 और वाटर जो है इसका 0.0 दिखा रहा है। अब इसका रेट यहाँ पर देखिए, क्वांटिटी 4.42 लीटर, फैट 8.9, SNF 8.82, रेट इसका 57.65, 57 रुपये 65 पैसे का रेट हम इस पे दे रहे हैं और टोटल अमाउंट भी इस पे आ जाता है। बाकी इसमें से जब हम इसका स्लिप अगर वो निकालना चाहें। अच्छा, ये हो गई अपने यहाँ से दूध की। अब इस दूध का आगे आप क्या करोगे? हमने आपको अभी जो कलेक्शन दिखाया था वो कलेक्शन ऐसा था कि वहाँ पर हम फार्मर्स की डायरेक्ट कलेक्शन नहीं करते हैं। ये तो हमने आपको एक डेमो दिखाया था कि कैसे करते हैं। यहाँ पर जो आता है कि फार्मर से जो दूध कलेक्ट होकर के केन्स में दूध आता है, तो हर कलेक्शन सेंटर से दूध आकर के यहाँ पर केन में आता है। हमने पर केन का उसमें सैंपल लिया, उसका फैट SNF कंटेंट चेक किया, उसके बाद उसका क्या रेट बना और सारा तोल करके उसका हिसाब बना के वो दूध जब आता है तो ये सबसे पहले इस पे आता है। ये इसको बोलते हैं डंप टैंक। ठीक है। ये अभी थोड़ा सा काम चल रहा है, इसके ऊपर कुछ सामान वामान पड़ा होगा। ये 500 लीटर का डंप टैंक है, वो दूध आएगा इस पे। ठीक है। इस पे आने के बाद सारा दूध आता रहा, कलेक्शन हम करते रहे। तो यहाँ पर एक HP की ये जो SS की मोटर है, इससे ये दूध लिफ्ट होकर के दूध आएगा सीधा BMC में। ठीक है। ये बल्क मिल्क चिलर है, ये दूध इंस्टेंटली ठंडा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। जैसे ही दूध इसमें आया तो आधे 1 घंटे में दूध सारा ठंडा हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि हमारा अभी हमने छोटा BMC लगाया हुआ है क्योंकि दूध की मात्रा अभी हमारे पास कम है। तो जैसे जैसे बढ़ेगी हम इसका BMC का साइज़ बढ़ाते जाएंगे। ये कितने पशुओं के लिए ठीक ठाक रहेगी? ये तो 500 लीटर का BMC है। आप ये मान के चलिए, अगर एवरेज अगर 10 लीटर की मान के चलते हैं एक टाइम पे, तो ये लगभग 50 पशुओं के लिए। तो जो फार्मर के जिसके पास 50 पशु नहीं है, तो वो अगर ये यूनिट लगाना चाहे तो बाकी अपने अड़ोस पड़ोस से, इससे छोटा भी आता है आपको। ये तो 40-50 लीटर से शुरू हो जाती है यूनिट। बाकी अपने अड़ोस पड़ोस गांव से भी लेके काम स्टार्ट कर सकते हैं। कर सकते हैं। तो उससे कम पशु रख के भी अधिक कार्य कर सकते हैं। ठीक है। तो उसके बाद ये दूध इससे हम लोग इसी SS पंप से हम लोग इससे निकाल के पास्चराइजर में लेकर के आते हैं। ये पास्चराइजर यूनिट है, इसकी कैपेसिटी 1000 लीटर पर आवर, तो 1000 लीटर 1 घंटे में ये प्रोसेस करता है। इसको पास्चराइज करेगा। प्लेट हीट एक्सचेंजर इसमें लगा हुआ है, दूध सारा पाइपलाइन में ही चलता है। इसमें प्लेट्स में क्या होता है कि बाहर से स्टीम बॉयलर से स्टीम आती है। ये इसका हॉट वाटर बैटरी सिस्टम है। इसमें उस पानी रहता है, उस पानी को स्टीम 100 डिग्री पे गर्म करेगी। वो खोलता हुआ पानी इस मोटर के थ्रू अंदर जाएगा प्लेट्स में। वो पानी दौड़ेगा पाइप के बाहर से, तो इसको क्या करेगा, अंदर ही दूध को गर्म कर लेगा। अब हमको कितने टेम्परेचर का दूध चाहिए, या हमने पास्चराइजेशन करना है, तो हम उसको 72 डिग्री पे गर्म करके इंस्टेंटली, ये हमारा IBT है, आइस बैंक टैंक होता है। इसमें ग्लाइकोल और पानी का सॉल्यूशन होता है। वो -5 डिग्री का पानी क्योंकि 0 पे जम जाता है, तो इसलिए उसमें ग्लाइकोल का वो आधा मिलाया जाता है। तो -5 डिग्री का ग्लाइकोल और पानी का सॉल्यूशन आएगा। सेम ऐसी प्लेटों में बाहर से पानी चल रहा है माइनस उसमें 5 में, और दूध चल रहा है 72 डिग्री होल्डिंग ट्यूब्स में घूमता हुआ। वो 40-42 के आसपास आ जाता है। इंस्टेंटली उसको 4 डिग्री में ठंडा कर देगा। ठीक है। तो उसके बाद हमारा अभी हमने वो निप्पल लगा करके छोड़ा हुआ है। इधर अभी आगे लगना है हमारा स्टोरेज टैंक और पैकेजिंग यूनिट लगनी है। तो उसको फिर आगे हम स्टोर कर लेंगे, 2 दिन तक उसको स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद पैकेजिंग करके कभी भी मार्केट में दे सकते हैं। अब सर मान लीजिए अपने ये इतना सिस्टम है, ये कितने रुपए का किसान लगा सकता है? इसमें क्या कुछ खर्चा आएगा? इसमें संदीप जी ऐसा है, ये डिपेंड करता है कि वो कितनी क्वांटिटी उनके पास है और मार्केट कैसा है, कितना उनका बजट है। तो उसके हिसाब से ये तो डिपेंड करता है कि क्या कैपेसिटी का वो लगाना चाहें। जैसे मैं अभी आपको बताऊं, मैं इस प्लांट की बात करूं तो 1000 लीटर पर आवर की कैपेसिटी का अगर आपने प्लांट लगाना है और उसमें सभी तरह की अगर आप मशीनरी लगाते हैं, तो आज की डेट में 60 से 70 लाख रुपए के आसपास का खर्चा है। ठीक है। और छोटे किसानों के लिए अब इसमें एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि कई बार क्या होता है कि कई सारी कंपनियाँ प्रोसेसिंग प्लांट और इस तरह के टर्न के प्रोजेक्ट वगैरह बेचते हैं। तो वो भी कई यूट्यूब के माध्यम से या उसमें दिखाते हैं कि 7 लाख में, मात्र 7 लाख में किसान ने अपना प्लांट लगाएं या 5 लाख में लगाएं, तो वो अधूरा सच है। इसके साथ में आपको देखिए, आपको कोल्ड रूम रखना है, कोल्ड रूम नहीं रखते हैं तो आपको चेस्ट फ्रीजर रखने हैं, या आपने BMC आपने रखनी है, पावर बैकअप के लिए आपको जेनसेट रखना है। वो सारे वो लोग नहीं बताते, वो केवल एक चीज़ का बताते हैं कि आपका 7 लाख का पास्चराइजर लग गया, आप आराम से कर लोगे। लेकिन उसके पीछे
और जो खर्चे होते हैं भाई, ये केवल पाइपलाइन और वगैरह बिजली की फिटिंग ही देखेंगे तो लाख 2 लाख यही खा जाते हैं। बिल्कुल। तो ये क्या है कि ये केवल उस पे जाके ना कोई प्लानिंग करें, प्रॉपर कहीं पे अगर कोई लगा हुआ है, हम तो लोगों से ये कहते हैं कि हमने खुद लगाया है, हम आगे भी इसको बताने को तैयार है कि इसमें किस तरीके से इसमें कम पूंजी में इसको काम कर सकते हैं। और बहुत छोटे स्तर से अगर करना है तो मैं आपको दिखाऊँ, एक ये मात्र 1 केटल से भी आप इसको शुरू कर सकते हैं। एक पशु से मतलब ये एक पशु नहीं, एक जो ये कढ़ाई जो इसको बोलते हैं, खोया केटल इसको बोलते हैं, वैसे मल्टीपर्पज़ होता है। ठीक है। आप इस एक कढ़ाई से 500 से 1000 लीटर दूध एक दिन का प्रोसेस कर सकते हैं। 500 से 1000 बिल्कुल। उसमें क्या होता है, लेकिन तरीका देसी है भाई। आपको 40 लीटर का केन उठा के इसमें डालना है, आपकी लेबर बढ़ेगी। दूसरा क्या है कि छोटे स्तर पे अभी तो ये हमारा स्टीम ऑपरेटेड है, तो इसके लिए आपको स्टीम बॉयलर लगाना पड़ेगा, तो वो भी कम से कम 3-4-5 लाख रुपए से शुरू होता है। तो अगर आप इसको LPG वाले मॉडल आ गए हैं, डीजल बर्नर आता है, उसके साथ में अगर आप करते हैं तो 1-1.25 लाख की कढ़ाई आपकी आ जाती है। LPG का सिलेंडर आपने लगाया, उसके बाद इसमें स्क्रैपर चलते हैं, मोटर लगी हुई है, आपने सिंगल फेस की मोटर के साथ लगाया। और अगर आपने पनीर बनाना है तो इस पर आपने दूध को पहले 100 डिग्री पे बॉईल कर लिया, और इधर से आपने उबला हुआ दूध ले लिया, उसे फिर ठंडा करके जैसे भी फिर बाकी का काम कारीगरी का है, वो फिर आप बाहर से अलग से उसको बर्तन में लेकर के। मशीन का काम इतने रहेगा। मशीन का देखिए, मशीनें क्या करती हैं, मशीन दूध को गर्म करेंगी, ठंडा करेंगी। जैसे कई लोग कहते हैं ना कि इसमें पनीर बनाने की मशीन कौन सी है, पनीर बनाने की कोई मशीन नहीं होती। कई लोग कहते हैं कि इसमें वो खोया बनाने की कौन सी मशीन है, क्या है। मशीनों का काम है, उसको ये हमारी हेल्प करती हैं, बाकी काम बंदे की कारीगरी करती है, खुद को करना पड़ेगा। खुद को करना पड़ेगा। और मशीनें क्या है कि चलिए इसमें स्क्रैपर चल रहा है, आपको तो हाथ से नहीं घोटना, चलिए खोए में एक बार के लिए हम मानते हैं कि मशीन की हेल्प काफ़ी हो जाती है, वो पूरा उसको चलाता रहता है, 20-25 मिनट में आप उसको खाली कर लीजिए। अब पनीर में कोई ऐसी मशीन, अब अगर आप उसमें ऑटोमेटिक मशीनरी पे जाएंगे तो फिर वो करोड़ों रुपए के वो होती है। ठीक है। तो इस मशीन से अपने खावा भी बना सकते हैं, पनीर वाली प्रक्रिया भी कर सकते हैं। इसमें आपने आपके पास मक्खन निकला है, आपने दही से मक्खन बनाया, छाछ बनाई है, मक्खन है तो आप इसमें मक्खन डाल दीजिए, 1 घंटे में आपका घी तैयार हो जाएगा इसमें पक करके। तो ये मल्टीपर्पज़ केटल होता है। ठीक है। उसके बाद सर एक आजकल क्या है कि देसी मक्खन को लोग ज़्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि मैं यूट्यूब पे देख रहा हूँ 1500 से लेके 3000 रुपये तक लीटर में बेच रहे हैं। वो कैसे संभव है? क्योंकि डेयरी फार्मर में बहुत से किसान ऐसे हैं जिनके पास देसी नस्ल की गाय हैं, और वो भी ये चाहते हैं कि भैया हम भी 200-300 रुपये 500 रुपये वाला लीटर घी ना बेचें, बल्कि 1500-2000 वाले बेचें। वो कैसे संभव होगा? देखिए, मार्केट का अब 2000, 3000, 4000 ये तो एक डिपेंड करता है कि आपके पास एनिमल किस टाइप के हैं, एनिमल कैसे हैं। दूसरा फिर कस्टमर बेस आपका क्या है, कि आपके लोगों में वो परचेजिंग कैपेसिटी है कि नहीं है। जिन लोगों के बीच में आप बैठे हो, जहाँ काम कर रहे हैं, आप दिल्ली NCR की अगर बात करते हो, वहाँ पे आपको 4000-5000 रुपये में घी बेचने वाले लोग भी मिल जाएंगे, ख़रीदने वाले भी मिल जाएंगे। लेकिन अगर हम अपने इस एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, जिस एरिया में हम रह रहे हैं, हमारे सराउंडिंग में अगर देखें तो यहाँ पर क्या होता है कि 600, 700, 800 रुपये kg के आसपास ही घी बिकता है। उसमें होता क्या है कि गांव के लोगों का ये रहता है कि थोड़ा थोड़ा करके अपने घर में मट्ठा की ज़रूरत होती है, मट्ठा और छाछ उन्होंने अपने इस्तेमाल के लिए पिया, और उसके बाद डेली घी बनता है, कुछ अपना खा लिया, अगर सरप्लस हो गया तो 2-4 किलो महीने का बेच लिया, तो वो 600-700-800 रुपये वो कॉस्टिंग नहीं लगाते उसमें, वो कर लेते हैं, बेच लेते हैं। अगर कमर्शियली करना है तो उसमें क्या है, जो 2000, 2500, 3000 रुपये लीटर वाली जो बात आती है, वहाँ पे क्या होता है कि डिमांड होती है घी की। तो केवल घी जब बनाया जाता है तो आपका जो रेजिड्यू बचता है, उस छाछ की अगर बिक्री नहीं है तो फिर वो डेफिनेटली आपका घी 1500 से ऊपर ही उसका रेट जाएगा। लेकिन जब आप सारे प्रोडक्ट्स जब बनाते हैं, जब जैसे आपने प्रोसेसिंग प्लांट लगाया और उसके बाद अगर आप इसको सारी चीज़ें प्रोसेस करके चल रहे हैं, तो फिर इस स्टेज पे एक मैं आपको खुलासा ये भी करना चाहूँगा कि मतलब आपको फिर मट्ठा भी बेचनी पड़ेगी। अगर आपको छाछ का मार्केट आपके पास नहीं है तो आप अकेले घी के बेस पे आप प्लांट नहीं चला सकते। आप 1500, 2000, 3000 रुपये किलो हर जगह नहीं घी बेच सकते। यानी कि अगर हम घी की जो रेट है वो कम करें तो उसकी जगह छाछ या मट्ठा को बेच के वो कवर कर सकते हैं। कवर कर सकते हैं उसको। अगर आपकी छाछ भी बिक रही है,
आपका घी भी बिक रहा है तो आपको एवरेज आ जाती है उसमें। लेकिन अगर आपके पास छाछ का मार्केट नहीं है और अगर आप केवल घी बेचने पे जाते हैं और आपका नहीं बिक रहा, फिर आप नुकसान में जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें बिना इसका स्टडी किए, बिना इस पे एक्सपीरियंस लिए आप एकदम से मार्केट में नहीं कूद सकते। सर वो देसी तरीके से कैसे बनेगी छाछ और वो घी का स्वाद आएगा कैसे? बिल्कुल क्योंकि आएगा। हमने पशु रखे हैं, हमने ये यूनिट लगाई हैं, तो उसकी भी कोई तकनीक तो रहेगी। बिल्कुल, तकनीक क्या होता है, तकनीक सारी इंसान की बनाई हुई है। होता क्या है, हमारे डेयरी सेक्टर में जब भी हम कुछ चीज़ें देखते हैं या जब हम कभी किसी यूनिवर्सिटी में अगर ये बातें पूछते हैं या कहीं पे ऐसा होता है कि किसी एक्सपर्ट से हम राय लेते हैं, तो होता क्या है कि डेयरी साइंस के हिसाब से आप चलेंगे ना, तो ये जो मधानी, बिलोना और ये सिस्टम जो है, ये बहुत, ये कहते हैं कि हाइजीनिक नहीं है या फिर इसमें इसकी क्वालिटी ख़राब होती है, घी की RM वैल्यू, VM वैल्यू उस तरह की नहीं आ पाती। लेकिन जब आप ट्रेडिशन पे जाते हैं, लोगों के जो टेस्ट बर्ड है, हमारे जो टेस्ट बर्ड है ना, अब आप देखिए यूरोप, अमेरिका वगैरह में क्या होता है, वहाँ घी कोई नहीं खाता, वहाँ पे बटर खाई जाती है। और बटर भी ऐसे लेते हैं कि स्वीट क्रीम निकलती है, उसमें कोई फर्मेंटेशन नहीं होता, उसको प्लेन बटर वो निकालते हैं, फिर उसको सॉल्टेड वगैरह करके वो ब्रेड के ऊपर उन्होंने बटर लगाया और सीधे खाया, कोई हीट ट्रीटमेंट उसको नहीं देते। हमारे टेस्ट बर्ड जो है, ऋषि मुनियों के ज़माने से अगर हम पुराने वैदिक काल से अगर देखें तो हमारे यहाँ घी का बड़ा महत्व रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुणकारी घी को माना गया है। बिल्कुल। तो हमारे जो जीन में वो है कि हमें घी ही पसंद आएगा चाहे हम कहीं चले जाएं, और माइंड भी उसी तरह से माइंड भी उसी तरह से सेट हुआ है। लेकिन जब डेयरी केमिस्ट्री आई, डेयरी केमिस्ट्री यूरोप और जब अमेरिका से हमारे इंडिया में अडॉप्ट की गई, तो हालांकि मैं इस चीज़ को, हो सकता है कई लोग मेरी बात से इत्तेफाक ना रखते हों, कुछ सहमत होंगे, ना तो असहमत भी बहुत सारे लोग होंगे, बड़े बड़े डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट ये बोलेंगे कि यार किस तरह की बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है, अपनी जो रियलिटी, अपना जो मन जी, बता रहा है, यहाँ पर क्या होता है कि हमने भी जो यहाँ की कंपनी है या जो भी किया, उसी तरीके से प्रोसेसिंग प्लांट लगाए, उसी तरह से प्रोसेसिंग भी, केवल हम सेल्फ लाइफ बढ़ाना उसके चक्कर में पड़े रहे। और उसके बाद क्या हुआ, जब बटर आया, तो बटर काफ़ी शहरों में बटर चलता है, सब चीज़ होता है, लेकिन गाँव में आज भी घी खरीद के खाया जाता है। अब घी के लिए जब देखा कंपनियों ने कि यार मार्केट तो घी का है, तो उसी बटर को गलाया और उसका हीट ट्रीटमेंट किया, 120-22 डिग्री पे उसको टेम्परेचर पे गर्म करके घी क्लेरिफायर वगैरह लगाए बड़े लेटेस्ट मॉडल के, उसको घी बना दिया और मार्केट में बिक गया, और उसको बटर ऑयल बोलते हैं। लेकिन बटर ऑयल, और अगर आप शुद्ध जो घी की अगर बात करते हैं, घी में क्या होता है, जब तक दही फर्मेंटेशन से बनेगा, उसके बाद अगर आप उसकी बिलोना से अगर आप उसका छाछ और मक्खन अलग अलग करेंगे तो वो मक्खन भी फर्मेंटेड होगा। उस फर्मेंटेड मक्खन को अगर आप गर्म करेंगे तो उसकी जो टाइट्रेटिबिलिटी उसको बोलते हैं, वो उसमें 1-8% वो रहती है, जिसकी वजह से घी हमारा जो है दानेदार फॉर्म में आता है। और कंपनियां आज की डेट में उसके लिए भी कई तरह के उपक्रम कर रही हैं, वो वो करने के। लेकिन जो ओरिजिनल जो ग्रेनुलर फॉर्म में जो घी आएगा, वो हमारा जिस तरीके से हम जो बिलोना से जो मक्खन निकाल के उसको गर्म करके करते हैं, और जो टेस्ट जो रहेगा वो, अब हमारे टेस्ट बड इसी पे अगर है तो क्यों ना यही चीज़ दी जाए। लेकिन करें कैसे? हाथ नहीं, से बड़ी कंपनियां रिस्क नहीं ले सकती, हमारे जैसे लोग रिस्क भी ले सकते हैं, छोटे स्तर पे हैं, छोटा व्यवसाय करें, छोटे छोटे यूनिट लगाएं, और मैं आपको दिखाता हूं उसको कैसे कर सकते हैं मशीनों की मदद से। ये हमारा बिलोना है, इलेक्ट्रिक बिलोना। वैदिक बिलोना नहीं बोलूँगा क्योंकि वो वैदिक वगैरह के नाम से गलत हो जाएगा। वो गलत क्या है कि मतलब देखिए, हम वैदिक बहुत बड़ी चीज़ होती है, हम खाली किसी अगर शब्द का हम इस्तेमाल करें तो उसकी महत्ता को पहचानने के बाद ही उसकी वो करना। वैदिक शब्द बहुत बड़ा है, और अगर हम हर चीज़ में अगर उसको हम इस्तेमाल करने लगे तो झूठ बोल के कोई भी काम करना, व्यापार करना, मैं समझता हूँ कि वो गलत है। लेकिन प्रक्रिया वही है। प्रक्रिया वही है। ये क्या होता है, बिल्कुल परंपरागत तरीके से लकड़ी का ही बिलोना है। ये स्टील का भी आजकल, तो स्टील वगैरह के क्योंकि वो हाइजीनिक होते हैं, इसमें थोड़ा सा क्या होता है कि इसमें भी हाइजीन मेंटेन किया जा सकता है। जब भी हम इसको यूज़ करते हैं, हम बिल्कुल 100 डिग्री पे उबलते हुए पानी में इसको एक बार डिप करते हैं, ताकि इस पर जो भी जम्स वगैरह इसके कॉर्नर में इधर उधर जहाँ भी रहते हैं, इसको कम से कम 2 मिनट तक हम इसको बिल्कुल 100 डिग्री उबलते हुए पानी में वो करते हैं, उसके बाद ही हम इस पर लगाते हैं। अब हमने ये मशीन के माध्यम से इसमें फिट किया, और ये इसका कंट्रोलर है, इससे हम इसकी स्पीड वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखिए,
बिल्कुल स्लो स्पीड चल रही है बिल्कुल स्लो है। और ये दोनों तरफ घूम रही है। दोनों तरफ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जैसे हम बिल्कुल वो मधानी चलाते थे ना रस्सी उस पर लगा करके, इस तरीके से पूरा प्रोसेस आप देखेंगे। तो हालांकि इसके थोड़े से राउंड हमने वो सेटिंग में कुछ बढ़ गए हैं, इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। इधर आप इधर देखेंगे तो इसका एक ये कंट्रोल यूनिट लगा हुआ है, यहाँ से हम इसकी देखिए। आज की डेट में अगर आपने ट्रेडिशनली अगर करना है और बल्क में करना है तो आपको मशीनों का सहारा लेना ही पड़ेगा, लेकिन हाँ टेस्ट आपका वही रहे तो उसके लिए क्या है कि आप बाकी चीज़ें कर सकते हैं। आपने लकड़ी का ये दे दिया, आप ताज़ा फ्रेश दही इस्तेमाल करें, दूध आप बिल्कुल शुद्ध दूध लें, तो टेस्ट में कोई वो नहीं आएगा। और आज भी ट्रेडिशनल टेस्ट के जो हमारे परंपरागत जो स्वाद था उसके दीवाने बहुत हैं, उस पर पैसा खर्च करने वाले लोग भी बहुत हैं। इसीलिए तो घी के 3000, 2500, 1500 रुपये बिक रहा है, क्योंकि वो टेस्ट चाहते हैं, वो स्वाद चाहते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा है। स्पीड अगर आप इसमें चाहें ज़्यादा बढ़ाना तो ये देखिए ये और कम करना चाहें कम कर सकते हैं। तो ये मशीनें क्या हैं, आधुनिक ज़माने में आपको मशीनें काफ़ी हेल्प करती हैं। मगर आप अगर अपने इस तरह से अगर छाछ बना के भी बेचते हैं तो उस छाछ का भी एक अलग टेस्ट रहेगा। बिल्कुल मतलब यूँ लगेगा कि यार हमने घर की छाछ पी है, इस तरह से हमें ये फीलिंग आएगी। तो आपने जो फ्रिज की जगह यूज़ किए हैं वो उसके लिए ये बड़ा यूज़ कर लिया। ये 10 बाई 10 बाई 8 का कोल्ड रूम है। देखिए जब हम कोई भी काम करते हैं, हमारा दूध ठंडा करने के लिए BMC हो गया, उसके बाद जो हमने प्रोडक्ट बनाया ना, उस प्रोडक्ट को बना करके तुरंत उसको जो है बिल्कुल एक कोल्ड चेन उसकी मेंटेन करनी होती है, ताकि उसके अंदर किसी भी तरह का कोई पैथोजेनिक ग्रोथ वो ना हो और वो ना रहे, उसमें किसी भी तरह का बैक्टीरिया ग्रो ना करे। ठीक है। तो उसके लिए जब आपने कोल्ड चेन अगर वो उसको मेंटेन करेंगे तो उसकी सेल्फ लाइफ जो है बिल्कुल बढ़ेगी, 2-3 दिन बढ़ जाएगी। और जब आप बड़े स्केल पे इस तरह का काम करते हैं तो आपको उसकी आवश्यकता पड़ेगी। अब इसमें हम जैसे बना करके रखते हैं, अब ये देखिए जैसे ये छाछ जो हमने जो आपको मशीन दिखाई थी बिलोना, ये छाछ बना के रखी है और बिल्कुल सादा हम रबर लगा करके इस पैकेट में डाल के देते हैं, बिल्कुल हाइजीनिक तरीके से इसको बना के रखते हैं। और एक और बात होती है संदीप जी, कई लोग हमसे भी बोलते हैं कि जैसे हमने एक इसमें ब्रांड ट्रेडमार्क कराया है, धिनाली नाम से हम इसको कर रहे हैं। धिनाली हमारे उत्तराखंड में खासतौर से कुमाऊं रीजन में हमारे यहाँ ये एक हमारे लिए परंपरागत शब्द है। जैसे हमारे यहाँ जब कुशलक्षेम पूछी जाती है तो ये पूछते हैं कि आपके घर पे जैसे पूछते हैं कि दूध का साधन क्या है, गाय है कि भैंस है, या आजकल मतलब कि दूध है कि नहीं है। तो हमारे यहाँ एक शब्द पूछा जाता है, धिनाली कैसी है। अब घर में धीणा क्या मतलब, दूध दही की क्या व्यवस्था क्या है? जो आपके राजस्थान में धीणा बोलते हैं। हाँ। ये मेरी सीकर के कुछ मित्रों से हमारी बात हुई थी, बीच में किसी प्रोग्राम में मिले थे, तो सेम हमारे यहाँ धिनाली है। तो हमने अभी इसको धिनाली ट्रेडमार्क रजिस्टर कराया, लेकिन अभी थोड़ा सा मार्केट में, क्योंकि हम अभी इसी में पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें बहुत जल्दबाजी होगा उस पर जाना, तो उस पर जाएंगे तो प्रॉपर तरीके से, क्योंकि अभी तो हम अपने ही लोगों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं इसे। मतलब आपके पास ग्राहक ज़्यादा है, सामान कम है। जी जी बिल्कुल। इस तो ये ऐसे कैसे संभव कैसे हो? ऐसा इसलिए भी है क्योंकि लोगों का एक भरोसा है। जैसे मैं बचपन में 10-12 साल का रहूँगा, एक चाहे उसको पैशन कह सकते हैं, मैं इसके लिए बड़ा पैशनेट हूँ। मुझे पशुपालन से और इससे इतना लगाव है कि मैं चाहे और कुछ भी व्यापार या काम धंधे करता रहा, लेकिन ये मेरा एक जुनून जिसे आप कह सकते हैं, ये मेरे लिए व्यवसाय नहीं है। तो मुझे लगता है लोगों को एक भरोसा है कि अगर हम कर रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर अपने जैसे इसको पैकिंग भी कर लेते हैं तो इसकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, और वो बढ़ेगी तो वो सामने वाले ग्राहक पे बढ़ेगी। तो उसका मतलब उसको पीने से है या उससे ब्रांड से है? यही हम बताते हैं कि जैसे अभी ये मट्ठा है, अभी देखिए रेट का क्या होता है। अमूमन जो ब्रांड आजकल हमारे आसपास में जो भी ब्रांड चल रहे हैं वो 30 रुपये लीटर, मतलब 15 रुपये का आधे लीटर का मट्ठे का पैकेट देते हैं। हम आधा लीटर 10 रुपये में देते हैं ये वाला, और उससे कहीं ज़्यादा अच्छा जो खुद लोग बताते हैं कि उससे कई बिल्कुल जो टेस्ट है ओरिजिनल मट्ठे का टेस्ट है। कोई SMP घोल करके उसमें कल्चर डाल के बनाया हुआ नहीं है, बिल्कुल दही मत करके वो बनाया हुआ है। बल्कि मैं आपको दही दिखाता हूँ। इसमें हम इसको दही देखिए केनों में हम दही जमा करके रख लेते हैं। इसको मदानी में आप थोड़ा सा दिखाते हैं, ये देखिए बिल्कुल मलाई ऊपर में आई हुई है, इसका मक्खन निकल जाएगा। ये दही है पूरा जमा हुआ, ये सारे केन्स में हमारा दही जमा हुआ है। ये देखिए ये करीब 4 केन में 160 लीटर
के आसपास दही है। ये जैसे ही मट्ठा खत्म हो गया हमारा, वो दही चल जाएगा। मक्खन जो हमारा निकलता है, आप ये देखिए इधर, ये मक्खन बिल्कुल इसी मक्खन का हम घी बनाते हैं और ये मक्खन उसी से निकला हुआ है। अब हमारी भाषा में इसको कहते हैं लुबगी, जी नूनी बोलते हैं हमारे, नूनी। और जब हम छोटे हुए करते थे, दादी इसमें से निकाल के हमें दे देती थी और हम कच्चा इसको खा लेते थे। कच्चा हमारे यहाँ भी खाते हैं। हमारे यहाँ जो कुमाऊनी भाषा में, जो पहाड़ी भाषा है, उसमें नोनी बोलते हैं इसको। और जो धिनाली के बारे में मैंने आपको बताया, बल्कि हमने फेसबुक पे, जैसे जो मेरा उमेश चंद्र भट्ट के नाम से हमारा, और धिनाली एक पेज भी है मेरी अपनी प्रोफाइल पे भी। एक हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और हमारे कुमाऊँ से बिलोंग करते हैं, साहित्यकार हैं, कुमाऊँ और हिंदी साहित्य में लिखते हैं, व्यंग्य भी लिखते हैं, तो विनोद पंजी हैं। तो मैंने एक उनसे रिक्वेस्ट की कि पंजी, हमारा ये जो धिनाली है, हम इसको ट्रेडमार्क कर रहे हैं, इस पर हम काम कर रहे हैं। तो एक आग्रह हमने किया था कि इस पर लोगों को पता तो चले कि धिनाली है क्या। तो आप इस पर एक विस्तृत लेख लिखने के लिए मैंने उनसे आग्रह किया था। तो उन्होंने काफ़ी उस पर फेसबुक पे धिनाली के नाम से, अगर हैशटैग उन्होंने किया हुआ है, उनका लिखा हुआ है। तो देखिए, हमारा काम केवल व्यापार नहीं है, लोगों को अगली पीढ़ी तक भी ये बताना है कि हम क्या थे, हम क्या करते थे, ये ट्रेडिशन बचा रहे। तो साथियों, हमने पूसा मेले में एक वीडियो डाली थी। उस वीडियो में आज से 100 वर्ष पहले जो पुराने टाइम के जो देसी बीज हुआ करते थे, उसको वहाँ अनुसंधान केंद्र ने बचा के रखे हैं, क्योंकि उनको पता था कि आने वाले समय में इन बीजों की दोबारा ज़रूरत पड़ेगी और कहीं ना कहीं किसान को पुनः एक देसी तरीके से खेती करनी पड़ेगी। तो वही चीज़ें आज यहाँ है, पुनः वही देसी तरीके से यहाँ दही को बिलोया जाता है, वही छाछ, वही घी का स्वाद, और उसी स्वाद के चक्कर में लोग दे रहे हैं 1500 से 2000 3000 रुपये घी के दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप मेंटेन करोगे तो आपका डेयरी फार्मर है सक्सेस हो सकता है, डेयरी का बिजनेस व्यापार आपका सक्सेस हो सकता है। अन्यथा आप कितने समय में फेल हो जाएंगे अगर ये नहीं करेंगे तो। नहीं, देखिए उसका तो कोई एक उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता कितने समय में पास होंगे या फेल होंगे। नहीं, देखिए दूध एक ऐसी चीज़ है, दूध को केवल दूध एक लाइव फूड है। दूध को आप, कई लोग कहते हैं ना कि दूध एक प्रोडक्ट है, दूध को हम मानते हैं कि दूध में प्राण होते हैं। दूध हमारे लिए, या आप अगर उसको वैसे देखें तो दूध एक लाइव फूड है, वो उसमें जान होती है। आप उसको उस तरीके से ट्रीट कीजिए, उस तरीके से उसको समझिए, वो हमारा जीवन शैली का हिस्सा है और बिना उसके हम उसमें जीवन संभव ही नहीं है। अच्छा, एक नया फार्मर जो डेयरी फार्मर या तभी उसने जैसे लगाया है या लगाने की सोच रहा है, यूट्यूब पे वीडियो देखे हैं उन्हें, और बहुत से यूट्यूबर मेरे साथियों ने बताया 4 भैंसे 2 साल में 5 लाख कमाया, 4 भैंसे 50 भैंसे बनाई। वो देख के शुरू तो कर देता है, लेकिन उनके लिए आपका सुझाव क्या रहेगा? आप उन्हें क्या कहना क्या चाहेंगे? मतलब उनको एक थोड़ी सी नॉलेज हो जाए, अपना एक्सपीरियंस हो जाए। उसके लिए तो सबसे पहले संदीप जी ये है कि बिना ट्रेनिंग के, मैं पहले भी कहता रहा हूँ और हमेशा इस बात को कहता हूँ, जब तक आप प्रैक्टिकली किसी चीज़ का अनुभव नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी व्यवसाय में सफल नहीं हो सकते। प्रैक्टिकल करने के साथ साथ आपको हर रोज़ नई चीज़ें सीखनी है, और जब जितना सीखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा उसमें करते जाएंगे। प्रैक्टिकल करना है आपको, केवल किताबें पढ़ने से, यूट्यूब में देखने से, या फिर केवल वीडियो देखने से, किसी से पूछने से, राय लेने से ही नहीं होगा। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, उसमें घुस के बिल्कुल डेडिकेटेड होकर के अगर नहीं करेंगे तो फिर वो सफल नहीं हो सकता। अच्छा, आजकल क्या है कि जो किसान भाई पशु बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, उसके लिए एक रिकॉर्ड होना जरूरी है कि इसका बाप कौन है, इसका माँ कौन है। उसके लिए भी एक डेयरी फार्मर को कोई मेंटेन रखना चाहिए। बिल्कुल रखना चाहिए। तो आप इसके लिए क्या कुछ कर रहे हो? मैं आपको अभी दिखाता हूँ हमारा एक, इसको कैसे रिकॉर्ड कीपिंग करते हैं, और उसको कोई भी कर सकता है। मैंने इस तरीके से इसको रिकॉर्ड उसको लिखता हूँ, या लोगों को जो मैं बताता हूँ, या जो हमारे आसपास में जितने भी लोग हैं उनको हम कहते हैं कि आप सिंपल, कुछ नहीं होता, एक 10 रुपये की रफ कॉपी ले लीजिए, एक 5 रुपये का पेन लेकर के आप उसमें एटलीस्ट 15 रुपये में आप लिखना शुरू कर दोगे, पूरी वो कॉपी आपकी 2 साल चल जाएगी। मैं दिखाता हूँ। कैसे सर, बताइए। यहीं पे दिखा देंगे उजाले में। हाँ, दिखाओ। रिकॉर्ड रखते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊँ, हमारा ये अगस्त 2018 है, उससे पहले हमारे जब वो किया था, इस तरीके से हम रिकॉर्ड रखते हैं कि जैसे हमारी गाय का जो नाम है, जो उसके टैग पे नाम था, उसके हिसाब से उसकी ब्रीड क्या है। जैसे दान है, टाटा शांति, इमली क्रॉस ब्रीड है, फ्रीजवाल है, उसका कलर क्या है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, या एज उसकी क्या है, जिसका स्टेटस क्या है, लैक्टेटिंग में है या प्रेग्नेंट है, क्या है, उसका एआई की डेट क्या है, उसकी इससे पहले का, तो ये इसका है। उसके बाद उसकी काविंग की डेट कब आनी है, उसके बाद डिवर्मिंग उसका कब कब किया,
उसका पर डे की इस समय पे यील्ड क्या आ रही है, उसका और रिमार्क अगर इस तरह से कुछ लिखना है तो ये इसमें करते हैं। अब ये इस तरह से जैसे अगर कोई मेंटेन ना कर पाए तो हम क्या करते हैं, इस तरह से देखिए हर गाय का हमने अलग पेज पे लिखा हुआ है। ऐसा अभी जो मेरे पास है मैं उनका रिकॉर्ड आपको दिखाता हूँ। एक जो आपने बफलो हमारी देखी थी, देखिए जो आपने मैंने कहा था ना हमारे पास चौथी पीढ़ी में एक बफलो है, उसका नाम चंदा है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 2 नवंबर 2017। उसके जो डिवर्मिंग हमने उसके जो किया था उस समय का ये लिखा था कि कौन सा हमने साल्ट दिया है, कुछ नहीं होता, रेपर पे लिखा होता है ऑक्सीक्लोजनाइट वो दिया था, और उसके बाद रिपीट किया था तो हाईटेक दिया था, इसमें आयोरमेक्टिन होता है। अगर हम ये लिख देंगे तो जब कभी पशु बीमार होता है उसके बाद जो डॉक्टर आता है ना उसको आसानी हो जाती है, उसके हिसाब से उसको दवा क्या दिया है, क्योंकि ये जो डीवर्मिंग कंपनी करते हैं इसको हर बार रिपीट करना होता है। हाँ, और इसको साल्ट चेंज करना होता है, क्योंकि अगर एक ही तरह का साल्ट अगर आप दे रहे हैं तो पशु जो अंदर जो उसके वर्म होते हैं ना वो उसके मतलब वो रेजिस्टेंस हो जाते हैं, वो उसको फिर उससे मरते नहीं। अब उसके बाद इसकी एआई देखिए फर्स्ट टाइम पे कब हुई थी, देखिए 2 नवंबर 2017 को ब्याई थी, 12 दिसंबर 2019, यानी कि 2 साल 1 महीने में ये इसका एआई करा दी थी। बुल नंबर 525 है यूएलडीबी का, ये रिपीट हुई थी, नहीं उसमें कर पाई थी। उसके बाद दोबारा इसकी 21 फरवरी 2020 को और अच्छी हीट साइन इसने दिखाया था, उसमें किया था, तो बुल नंबर 505 यूएलडीबी का, उसकी कटिया जो मैंने आपको दिखाई वो। उसके बाद ये इस जो काविंग इसकी हुई है 13 दिसंबर 2020, फीमेल काफ इसकी आई है, और 10 केजी मिल्क इसका था पर डे का पहले 2 महीने की काविंग पे। उसके बाद जो दोबारा इसकी एआई हुई है इसकी 21 मार्च 2021 को, एबीएस का बाहुबली बुल है, काफ़ी अच्छा बुल था, उससे हमने इसका एआई कराया था, लेकिन वो कंसीव नहीं हुई, रिपीट हुई है इसकी 14 अगस्त 2021 को। बुल नंबर है M13705777, HLDB हिसार का है, काफ़ी अच्छा बुल है, अच्छे। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, अगर हम 2.5 लाख की झोटी अगर हरियाणा से ख़रीद के लाते हैं तो हमारी कम से कम 1.5 लाख की झोटी हम 100 रुपये के सीमेंट से यहाँ तैयार कर सकते हैं, और जो वो झोटी तैयार होगी हमारे घर पे पैदा जो होगी वो यहीं के वातावरण में ढलेगी, यहीं के वातावरण में वो बड़ी होगी, तो वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगी। तो उसके बाद इसकी पीढ़ी कराई है, ये प्रेग्नेंट है अभी दोबारा। तो इस तरह से मतलब बिल्कुल सिंपल आपको रिकॉर्ड, कुछ नहीं लिखना, आप हिंदी में लिख लीजिए, मैंने इंग्लिश में लिखा, आप हिंदी में लिख लीजिए, आप जो आपकी जिसमें उसमें लिख लीजिए, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। अभी आप दूसरे अभी मैं आपको दिखाऊँ, सभी का हमारा इसमें जो बिक जाती है हम उसको सोल्ड लिख देते हैं। ये देखिए सारा। अच्छा दूसरा क्या है, हमने एक काम और करना है, ये जो सीमन स्ट्रॉ होती है, ये जो सीमन स्ट्रॉ होती है, जब भी AIT पैरावेट अगर आपके यहाँ पर आकर के ये लगाता है तो आपने पहले तो उससे अपने अकॉर्डिंग पूछना है कि आपके पास कौन कौन से बुल के सीमन स्ट्रॉ हैं। गायों में खास तौर से मुर्रा, भैंसों में तो केवल मुर्रा वगैरह ही ज़्यादा यहाँ पर चलता है, नीली रावी वगैरह का इधर चलन नहीं है, लेकिन गायों में ये मैक्सिमम होता है कि जर्सी को होलिस्टिन लगा दिया, HF साहिवाल को HF लगा दिया, या रेड सिंधी को जो है गिर लगा दिया, तो ये बहुत ज़्यादा क्रॉस ब्रीडिंग करना अच्छा नहीं है। जर्सी को अगर आप कर रहे हैं उस पर तो वही लगाइए, अगर साहिवाल पाल रहे हैं तो साहिवाल ही लगाइए, रेड सिंधी को रेड सिंधी लगाइए। और गिर के चक्कर में जैसे किसी चीज़ की ज़्यादा मार्केटिंग हो जाती है, लोग गिर के पीछे पागल हुए पड़े हैं। हमारे क्षेत्र में बहुत सारे लोग गिर गाय लेके आए, लेकिन वो यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देती। वो ड्राई एरिया की गाय है, हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, तो यहाँ पर साहिवाल, रेड सिंधी, हरियाणा ये गायें बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं और लंबे टाइम तक दूध भी देती हैं, दूध की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो हमने क्या करना है, वो सीमन का स्ट्रॉ उसके बाद उसमें से निकाल करके इसको साफ़ करके रख लेना है और उसी भैंस के साथ में लग लेना। जैसे हमने ये काली 2 बफेलो, हमने जो पहले जो इस बफेलो की मिल्किंग हमने दिखाई थी, ये उसका है। ये स्ट्रॉ देखिए, ये देखिए, अगर आपको दिख रहा होगा तो M102699 देखिए, HIS ये बैच नंबर है और इसका 5.0 के इसकी जो बुल की मदर यील्ड है। तो इस तरह से आपने इसको संभाल के रख देना है, तो आपके पास कम से कम जिस दिन हम ये भैंस बेचेंगे उस दिन ये काम आएगा। उस दिन ये केवल 100 रुपये की स्ट्रॉ, अगर आप देखते हैं ये 100 रुपये का स्ट्रॉ आपके भैंस के 5,000 रुपये से 10,000 रुपये के रेट बढ़ा देगा, क्योंकि उसके साथ जो बच्चा होगा वो HLDB के बिल्कुल बहुत अच्छे बुल का अगर बच्चा होगा
और जो जानकार होगा, जो अच्छा पशुपालक होगा, वो 5 से 10 हज़ार रुपया केवल इसको संभाल के रखने के देगा आपको। पॉइंट भी नोटेड, क्योंकि ये चीज़ें एक सक्सेसफुल डेयरी फार्मर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं, बहुत छोटी छोटी चीज़ों से देखिए, कोई इसमें बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे कई लोग बोलते हैं कि हमने उसमें गौशाला कैसे बनानी है, या कई लोगों का ये रहता है कि उसको फीड मैनेजमेंट कैसे करना है, क्या करना है। देखिए, पशु क्या होता है, जैसे आप उसको पाल रहे हैं ना, थोड़ा बहुत चेंज कीजिए। कई बार ये होता है कि और ना जी, वो उन्होंने देखा यूट्यूब में कि बिना साइलेज के तो पशुपालन सक्सेसफुल ही नहीं है, इसको ये करना है, वो लगे साइलेज ढूंढने पे, उसके बाद 8 रुपये kg का साइलेज खिला रहे हैं, खेत बंजर पड़े हुए हैं, अपने खेत में हरा चारा नहीं बो रहे, 2 रुपये में हो रहा है। हाँ, वो काम 2 रुपये में हो रहा है। तो ये इस तरह के चोचलों में भी नहीं पड़ना। आपके पास जो अवेलेबल है उससे आप पशु पालिए। आपका पशु 2 लीटर दूध कम दे कोई बात नहीं, लेकिन उसका स्वास्थ्य बीमार नहीं पड़ना चाहिए। पशु स्वस्थ रहना चाहिए। स्वस्थ रहेगा, हेल्दी रहेगा, स्वस्थ दूध आएगा, साफ दूध आएगा, दूध की क्वालिटी अच्छी आएगी, आपको पैसे अच्छे बनेंगे, आगे बच्चा अच्छा आएगा, तो आप उसके बच्चों से आगे बोनस के रूप में और अच्छा कमा सकते हैं। अगर मान लीजिए अपने एक गाय या एक भैंस को लेते हैं, अपने साधारण अपने एक भैंस की बात कर लेते हैं, तो एक भैंस अगर हर वर्ष बच्चा दे देती है तो जाहिर सी बात, अगर हमारी भैंस लाख रुपए की बिक रही है तो हर साल हम 1 लाख रुपए इनकम तो ले ही रहे हैं उससे। आपको मैं उसी भैंस का अभी मैं दिखाऊं जो मैं आपको बता रहा था कि 4 साल में, अभी ये देखिए आप थोड़ा सा अगर इस पे लाते हैं, ये बफेलो हमने 25 जुलाई 2019 को हमने ये बफेलो ली थी। ठीक है, उसी दिन ये हमारे घर आकर के इसने बच्चा दिया था। दिन में भैंस आई थी, रात को बच्चा दिया था। ये मैंने इसको अलग से लिखा है। पहला बच्चा इसने दिया 25 जुलाई 2019, दूसरा बच्चा दिया 12 सितंबर 2020। देखिए 1 साल 2 महीने का फ़र्क है, 2 महीने से भी कम का। अगला बच्चा इसने दे दिया 12 सितंबर 20 को भी आई थी, तो अगली बार 26 सितंबर 21 को भी आ गई, यानी कि 1 साल और 14 दिन में इसने बच्चा दे दिया। ये फिर प्रेग्नेंट थी। अगर ये 3.5 महीने का अगर ये नहीं गिरता तो ये फिर से सितंबर में और बच्चा दे देती 2022 में। तो अगर आपका हर साल अगर वो दे रहा भैंस बच्चा दे रही है तो वो एक तो दूध भी मिलेगा। दूध तो ऑटोमेटिक आएगा। देखिए मैंने पहले ही कहा ना कि दूध के पीछे नहीं भागना, पशु की हेल्थ, उसका मैनेजमेंट, और उससे हर साल अगर हम बच्चा लेने की कोशिश करेंगे ना, दूध तो उसने अपने बच्चे के लिए बनाना ही है। दूध तो आपको ऑटोमेटिक मिलना है। दूध आप ये छोड़ दीजिए कि हमने उसको दूध कैसे आएगा, क्या आएगा। आप उसको अच्छा रखेंगे अपने बच्चे के लिए, उसका अपने आप ऑक्सीटोसिन बनेगा, अपने आप उसका दूध आएगा। हमें उस मंजिल तक पहुंचना है, हमें रास्ते का ध्यान नहीं देना, हमें ध्यान देना कि भैया उस मंजिल तक कैसे पहुंचना। बिल्कुल। तो बात यह है कि दूध पे कम फोकस करके उसकी नस्ल पे, उसकी कार्यशैली पे, उसकी रख रखाव पे, वो चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। तो साथियों, इस वीडियो में जैसे कि आपने देखा किस तरह से एक सक्सेसफुल अपने डेयरी फार्मर बन सकते हैं, और ये भाई हमारे हैं, इन्होंने मेरी वीडियो देखी और पंतनगर के किसान मेले में ये अपना छाछ बेच रहे थे। मज़े वाली बात यह है कि वहाँ छाछ और घी बेच रहे थे। यहाँ इनकी स्टॉल पे हम गए छाछ पीने, और इन्होंने हमें पहचाना, और फिर हमारी जान पहचान तो जाहिर सी बात है, ये तो मुझे पहले से ही जानते थे। इन्होंने बताया कि संदीप जी मैं इस तरह से कार्य कर रहा हूँ। मैंने कहा भी मैं भी एक इच्छुक हूँ फिर आपकी डेयरी फार्म देखने का कि कैसे कम पशुओं के साथ आप अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। तो हमने इनका मॉडल है वो आपको भी दिखाया, और हमें बेस्ट लगा इसलिए मैंने आपको दिखाया। वीडियो हालांकि मुझे उम्मीद रहेगी आधे घंटे के आसपास रही होगी, काफ़ी लंबी है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाले समय में इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो भारत के कोने कोने से मिलते रहेंगे। सर, लास्ट कोई संदेश मेरे व्यूवर्स को? बिल्कुल यही है संदेश कि बिल्कुल लगन से लगे रहिए, अधूरे मन से ना करें, पूरे मन से डेडिकेटेड होकर समर्पित होकर करें, और इस काम को केवल व्यवसाय समझ के ना करें। ये बिल्कुल एक इसके लिए पैशनेट होकर के अगर आप करेंगे तो ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। और सक्सेस का एक में लास्ट में जब आपने कहा है, सक्सेस हमेशा पैसे से नहीं होती। आपका स्वास्थ्य सही है, आपकी अभी मैं संदीप जी एक और बात मैं आपको बताऊं, आप मेरा थोड़ा बॉडी स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, थोड़ा वेट ज़्यादा है, उसके बावजूद बिल्कुल 41 की एज में मेरा बीपी 120/80 है। कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ा, कोई ट्राइग्लिसराइड नहीं बढ़े हुए, तो कोई ब्लड शुगर नहीं है, कुछ नहीं, बिल्कुल स्वस्थ है, सादा खाना खाते हैं, सब पचता है, और 112 kg वेट भी है। उसके बावजूद लोग ये जज नहीं करते। तो ये और आत्मसंतुष्टि, इतना सब कुछ होने के बाद आदमी कहता है, कई बार लोगों को एक रहता है ना कि हेल्थ कॉन्शियस होते हैं कि ना जी आपका वजन बहुत बढ़ रहा है, ये हो रहा है। हमने कहा हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, हम आपसे ज़्यादा एक छर्रे बदन से ज़्यादा हम काम कर रहे हैं, उससे ज़्यादा स्टेमिना है। तो ये फालतू इन चीज़ों में नहीं जाना, आप मस्त खाइए, बिंदास रहिए, अपना काम कीजिए, संतुष्टि होनी चाहिए, केवल पैसे से संतुष्टि नहीं आती। और मेन बात यह है कि आपने यहाँ कितने लोगों को रोज़गार दे रखा है, वो भी मेरे व्यूवर्स को। नहीं, रोज़गार का तो ऐसा है, देखिए अगर हमारा मकसद ये है कि
जो डायरेक्टली हमारे साथ जुड़े हुए 10-15 लोग वो तो है ही हैं, उसके अलावा अगर कोई पशुपालक हमारे साथ जुड़ता है, आज वो हमारे पास अगर 10 लीटर दूध लेकर के आता है, उसको हम कुछ अच्छे दाम देते हैं, उससे उसका अगर उसको लगता है कि इसमें मुझे फ़ायदा होता है, अगर हम उसका कुछ अच्छी, अभी हम कोशिश ये भी कर रहे हैं, जैसे एक FPO मैंने बताया था कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कुछ हमने बनाया है, उसमें 250 से 300 फार्मर जुड़े हुए हैं, उनको गवर्नमेंट के नाबार्ड के माध्यम से भी सपोर्ट मिलती है, और हम लोग भी जितना यही चीज़ें जो रिकॉर्ड मेंटेन करना और उनको अच्छी ब्रीडिंग के लिए लोगों को इंस्पायर करना, कैसे उसका मैनेजमेंट करना है, कैसे क्या करना है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर बता रहे हैं। और एक चीज़ के लिए मैं स्ट्रिक्ट इसलिए रहता हूँ, और इसी वजह से हो सकता है सभी साथियों ने मिल के मुझे ही उस FPO का चेयरमैन बनाया हुआ है कि दूध की क्वालिटी किसी की अगर ख़राब होती है तो हम उस दूध को तुरंत वापस करते हैं, चाहे वो 100 लीटर दूध लेके आए। हमारे लिए क्वालिटी मस्ट है, क्योंकि हम जो भी काम करें उसमें गुणवत्ता सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गुणवत्ता रहेगी तो लंबा काम चलेगा, और क्वालिटी अच्छी रहेगी उससे भी अच्छा मुनाफा होगा। तो 10 लीटर दूध जो आज एक फार्मर हमारे पास लेके आ रहा, हम ये सोचते हैं कि कम से कम 20 लीटर दूध आज की डेट में अगले साल उसका हमारे पास आना चाहिए। तो साथियों, इस वीडियो में हमने यूँ नहीं है कि एक साधारण किसान को उठाया और उसकी वीडियो बना के आपको बता दिया कि ये लाखों कमा रहा है, करोड़ों कमा रहा है। इस वीडियो में हमने जिस पर्सन को उठाया है, जो किसान भाई हमें बता रहे हैं, आपके मॉडल आपके सामने हैं, और डिग्री सर आपने कहाँ से ली डेयरी की? ये मेरा पंतनगर यूनिवर्सिटी जो है, यहीं पर एक इग्नू का कोर्स था, डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नोलॉजी। तो पंतनगर यूनिवर्सिटी का जो वेटरनरी साइंस कॉलेज है, यहीं से मैंने इसको किया है। यहाँ स्टडी सेंटर हमारा होता था, तो सारा उसके बाद ये तो हमारा डिप्लोमा मैंने यहाँ से लिया था। उसके बाद जो अनऑफिशियली जो मैं सीखता रहा, तो हमारे बहुत सारे हमारे मार्गदर्शक वेटनरी डॉक्टर्स हैं, कई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, रिटायर्ड वाइस चांसलर हैं, बहुत सारे लोगों से एक पैशन की तरह इसको लेते हैं। तो जहाँ से जो मिलता है वो बटोरते रहते हैं। आज भी बटोर रहे हैं, आगे भी वो करते रहेंगे। तो साथियों, ये बात इनकी है ना, जो बटोरते रहे, हम बटोरते रहे। अब आप इस वीडियो से कितना बटोर सकते हो वो आप पे निर्भर करता है। तो चलिए साथियों, इस वीडियो को करते हैं एंड, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई। तो लंबी वीडियो हालांकि मैं कम बनाता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ जब सीखने को चीज़ें मिलती है ना, तो मजबूरी हो जाती है उस वीडियो को लंबा करना है, क्योंकि इच्छा रहती है कि थोड़ा और निकाल लूँ इनके अंदर क्या कुछ है। जितना इनके अंदर है ना, वो सब मैं निकाल लूँ और आप लोगों को दे सकूँ। क्योंकि जाहिर सी बात है, मैं डेयरी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा एक साइड बिजनेस है, मेरी खेती का काम है, और मेरी खेती भी बेस्ट खेती है। और अपने क्षेत्र में मैं यूँ कहूँ कि अपने मुंह अपनी बड़ाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं एक अग्रणी किसान हूँ, तो वो एक अलग विषय है। लेकिन आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर आपको अगर आप हमारे स्टॉल पे आए थे, आपको बैठा और मैंने आपसे पूछा आप बिश्नोई जी है, संदीप बिश्नोई, तो पहचाना, तो इसका मतलब आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ। ऐसा नहीं है आप लेकिन फिर भी मतलब कुछ अलग करेंगे, कुछ हटके करेंगे, और करने में कुछ जुनून रहेगा, तो जाहिर सी बात है हम कहीं ना कहीं प्रोग्रेस करेंगे। बड़ा या किसी काम को एक दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते। आपको जो अच्छा लगता है, जिस काम के लिए आपके अंदर पैशन है, वो कीजिए। हाँ, मतलब किसी को देख के नहीं करना चाहिए, बिल्कुल, जो आपकी दिल की, जो आपके अंदर से जो आए। हाँ। तो साथियों, इस वीडियो को करता हूँ एंड, और मिलेंगे एक अगली वीडियो में। तब तक मैं मेरे व्यूअर्स से ये कहूँगा, चैनल कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं। और विशेषकर इस वीडियो में जो कमियां रही हैं, आपको जो कमियां लगी हैं, वो कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं, ताकि आने वाले समय में, आने वाली वीडियो में उन कमियों को सुधार किया जा सके और आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो मिल सके। इसी के साथ वीडियो को एंड करता हूँ। जय जवान, जय किसान।